Assalamu alaikum students. In today's lecture we will discuss about canning and specifically फिर हम fish canning को डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम fish को किन किन methods के थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं. So सबसे पहले हम देखते हैं कि what is canning. Canning is defined as the preservation of foods in एयर टाइट कंटेनर्स, यानी बेसिकली हमारे पास हम अपने फूड को जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो उनको हम एक हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स में, यानी एयर टाइट कंटेनर्स में जिसमें एयर पास ना हो सके, इस तरह के कंटेनर्स में हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं. और उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ताकि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारा फूड प्रोडक्ट को स्पॉइल कर सकते हैं, उनको हम डैमेज करते हैं उसको थ्रू हीट, थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स, ताकि जितने भी हमारे फूड में प्रेजेंट स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन्हें उनको जो है पूरी तरह इनएक्टिवेट कर सकें, और इनएक्टिवेट करने के बाद ताकि वो उनकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकें और उन्हें हम लंबे अरसे तक यूटिलाइज कर सकें. Canning was firstly invented by Nicholas Appert in 1910. So after the name of this scientist, this treatment is also known as appetization. ओके, नाउ हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम कैनिंग प्रोसेस के थ्रू हम प्रिजर्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो है हमारे पास लो एसिड फूड है, यानी इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह की फूड मटेरियल्स जिनकी एसिड लेवल, जिनका पीएच रेंज जो है इतनी ज़्यादा उनकी एसिडिक नेचर नहीं है. जैसे आप देख रहे हैं कि मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी, ये सब जो है इनकी पीएच रेंज जो है 5 to 6.8 तक है, यानी ये 7 से कम जो इनकी रेंज है, क्लोज टू 7 है, 5 to 6.8. वो न्यूट्रल नहीं है लेकिन वो 7 से नीचे, क्योंकि पीएच जो है वो एसिडिक नेचर की तरफ पॉइंट आउट करती है. सो बेसिकली 7 से क्लोज है, हाई एसिडिटी नहीं है, लो एसिड फूड्स हैं. सो ये इन फूड्स को भी हम कैन कर सकते हैं. सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पीएच जो है 5 to 6.8 के दरमियान कहीं लाई करती है, उन्हें हम लो एसिड फूड कहते हैं और इन्हें हम कैन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एसिड फूड, यानी इनकी जो पीएच होगी वो लो एसिड फूड के मुकाबले में इनकी जो एसिडिक लेवल है, एसिडिटी लेवल है, वो इंक्रीज होगा with pH values between 4.5 and 3.7, with fruits such as pear, oranges, apricots and tomatoes. यानी इनका एसिडिक नेचर जो है, इनकी एसिडिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लो एसिड फूड. और इसी तरह हमारे पास फिर हाई एसिड फूड आते हैं जिसमें हमारे पास पिकल प्रोडक्ट्स हैं एंड फर्मेंटेड फूड्स हैं, और इनकी जो पीएच वैल्यू है वो 2.3 to 3.7 तक है. सो बेसिकली ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं जिनको हम इन फूड्स को जो है हम कैन कर सकते हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग इज कि हमने वो स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको डिस्ट्रक्ट करना है, हमने उनको ख़त्म करना है बाय मीन्स ऑफ हीट, उन्हें थर्मल हीट प्रोवाइड करके, थर्मली उन्हें हीट प्रोवाइड करके, ताकि हमारे पास हम उन ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब होने से, स्पॉइल होने से बच जाए और वो लंबे अरसे तक हमारे पास प्रिजर्व रहे ताकि हम उसे यूज़ कर सकें. सो हम जो आज जो है डिटेल में जिसको स्टडी कर रहे हैं तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं फ़िश कैनिंग पर, कि डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम फ़िश को कैन कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम अगर फ्रेशली फ़िश, हमारे पास फ्रेश फ़िश है, हमारे पास अवेलेबल है, तो वो किस तरह से जो है और क्यों जो है वो फ्रेश फ़िश जो है वो स्पॉइल हो सकती है और हमें उसे कैन करना क्यों ज़रूरी है. फ्रेशली कॉट फिश स्पॉइल इजीली एंड नीड टू बी प्रॉपरली प्रिजर्व्ड. बेसिकली वो इजीली जो है स्पॉइल हो सकती है, तो हम डिफरेंट मेथड्स हैं उसको प्रिजर्व करने के, विच आर फ्रीजिंग, कैनिंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग एंड ड्राइंग. सो ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उन्हें स्पॉइल होने से बचा सकते हैं.
टॉप क्वालिटी फ्रेश फिश आर एसेंशियल फॉर फिश प्रिजर्वेशन। यानी अगर आपको कोई फिश प्रिजर्व करनी है तो आप ये नहीं है कि आप उसे पकड़ेंगे, फिश को पकड़ेंगे, फिर उसको 3-4 दिन रखें और उसके बाद उसको कैन करें, बल्कि फ्रेश फिश को आपने कैन करना है। यानी जैसे ही आपने उसको फिश को सी से या किसी भी वाटर बॉडी से निकाला है, उसके बाद अब आप क्या करें कि उसको डायरेक्टली उसको जो भी अब आपने प्रिजर्वेशन का मेथड यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, उसको यूज़ करने की तरफ जाएं। तो इसका फ्रेश फिश से मुराद ये है, ऑफ ऑल फ्लैश फूड फिश इज़ द मोस्ट ससेप्टेबल टू टिश्यू डिकम्पोजिशन। ऑफ ऑल फ्रेश फूड यानी आप जितने भी मीट की जितनी भी टाइप्स हैं आप उसकी तरफ जाएं तो उसमें जो फिश की जो टाइप है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, यानी वो इजीली उनका डिकम्पोजिशन हो सकती है, एसिडिक लेवल जो है वो उनका ज़्यादा इजीली डेवलप हो सकता है। उनमें जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज है यानी माइक्रोब्स की वजह से फिश के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मीट एंड फ्लैशी प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। Spoilage and slime producing bacteria are present on every fish and multiply rapidly on a dead fish held in warm surface water। उसने कहा है कि क्योंकि इस तरह के माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के बैक्टीरिया फिश के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगर फिश डेड हो तो फिर वो ज़्यादा इजीली उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनके नंबर ऑफ वो मल्टीप्लाई होते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ख़ास तौर पे जब वो डेड हों और वो वार्म सरफेस वाटर में जो है उन्हें मौजूद हों। तो इस वजह से आपको उसके ख़राब होने के, तो हम जो इसमें देख रहे हैं ये वाई का आंसर है आपके पास कि क्यों हमें ज़रूरत है उसको फ्रेशली जो आपने पकड़ी है फ़िश उसी को आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपके पास इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं फिश के, डेड फिश के पास, कि अगर आपने उसको फॉरन प्रिजर्व नहीं किया तो उसके डिकम्पोजिशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फिश बिगेन टू डिटीरियोरेट एज सुन एज दे लीव द वाटर। सो बेसिकली उसकी डिटीरियोरेशन फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाती है। टू डिले स्पॉइलेज क्लीन द फिश एज सुन एज पॉसिबल। सो आपने उसको साफ करना है। सो बेसिकली आप बॉडी कैविटिंग और चिलिंग के थ्रू उसको ठंडा करके आप इजीली जो है स्पॉइलेज को जो है उससे बचा सकते हैं। उसके स्पॉइल होने के चांसेस जो है आपके समर टेम्परेचर्स में, यानी जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आपने उसको क्लीनिंग करनी है तो आप उसे चिल करें फिश को, ताकि उसके स्पॉइल होने के चांसेस कम से कम हो। स्पॉइलेज इज स्लोड डाउन एज फ्रीजिंग टेम्परेचर आर अप्रोचेस की, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, फ्रीजिंग की तरफ वो जाना शुरू होगा, तो आपकी जो स्पॉइलिंग के चांसेस होंगे फिश के वो कम होंगे। सो फर्स्ट जो हम मेथड स्टडी करने जा रहे हैं कि आप फिश को ड्राई करके जो है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे पास प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, 5 हमने मेथड्स के नाम पढ़े हैं। सो फर्स्टली हम उसमें फिश ड्राइंग को स्टडी करें। सो बेसिकली इसका भी पर्पज़ यही है कि आप जो फ़िश है उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ताकि वो उसकी अच्छी और हेल्दी प्रॉपर्टीज़ के साथ आप उसे बाद में भी यूटिलाइज़ कर सकें। सो ये वन ऑफ द मेथड है प्रिजर्वेशन का, और ये ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास फूड मटेरियल को जिसमें फ़िश भी शामिल है, और बहुत सारी दूसरी जो हमारे पास फूड्स हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए ड्राइंग मेथड यूज़ होता है। बांग्लादेश में भी और बहुत सारी इस तरह की कंट्रीज़ में जहाँ पर आपके पास सन जो है वो बहुत अच्छा निकलता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, तो वो आराम से जिसमें ड्राइंग सन जो है वो बहुत अच्छी उसकी तपिश होगी, जिसमें इजीली जो है आप वो ड्राइंग का प्रोसेस कर सकें, तो ये फ़िश ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये क्योंकि लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है आउट ऑफ ऑल अदर 5 मेथड्स, तो इसलिए भी इसको जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं जहाँ पर आपको आपका जो कॉस्ट की जो प्रॉब्लम है वो इन्वॉल्व हो। सो बेसिकली ड्राइंग का मतलब ये है कि आप फिश में से उसका जो वाटर कंटेंट है वो ख़त्म कर रहे हैं उसकी बॉडी में से। सो आप 2 प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू आप इस जो फिश है उसका वाटर कंटेंट उसकी बॉडी में से आप रिमूव कर सकते हैं। वन इज़ सन ड्राइंग एंड अदर इज़ डिहाइड्रेशन। सो ये दोनों मेथड्स जो हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है इनमें। जो हमारे पास सन ड्राइंग है उसमें बेसिकली हम अपनी जो टारगेट फ़िश है जिसे हम प्रिजर्व करना चाहते हैं उसे हम
डायरेक्टली जो है सन के नीचे जहाँ पर बहुत अच्छी सूरज की रोशनी आ रही होगी उसको एक्सपोज कर देंगे फिश को, उसकी पास उसके सन के नीचे जो है जहाँ पर फुल हीट सन की शुआएं आ रही हों, तपिश आ रही हो, वहाँ पर रख देंगे। सो दिस बेसिकली इसको ओपन एयर में करेंगे जहाँ पर आपके पास सोलर एनर्जी इजीली आ सके। सो वो सोलर एनर्जी जो है हमारे पास वाटर कंटेंट को एवापोरेट कर देगी। सो जो नेचुरल एयर जो प्रेजेंट होती है वो एवापोरेटेड वाटर जो है कैरी अवे कर लेती है अपने अंदर जो फिश की बॉडी में जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो है फिर आपका जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो पॉसिबल होता है। Other method is dehydration. It is almost the same as sun drying. बस डिफरेंस क्या है कि आप डिहाइड्रेशन में जो कंट्रोल पैरामीटर्स हैं या ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सन ड्राइंग में सन की जितनी भी टेम्परेचर है या जितनी भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते सन के जो एनर्जी है उसके जो पैरामीटर्स हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन जो है उसमें आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पैरामीटर्स को, उसकी ह्यूमिडिटी को, वेलोसिटी एयर की, एयर टेम्परेचर, यानी आप इस तरह का कंट्रोल उसकी डिहाइड्रेशन करवाते हैं जिसमें आप उसकी पैरामीटर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरह की फैसिलिटीज़, इनक्लोज्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिनमें आप इन पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। Japanese equipment technology and Japan scale type hot blast technique are more commonly used। कि इस तरह के पर्पसेस के लिए बेसिकली हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जापान और की टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग रूम, यानी आप इस तरह का ड्राइंग रूम बना सकते हैं जिसमें आप लो टेम्परेचर पे उसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं अपनी फ़िश की। द इंटरनेशनल एडवांस्ड लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन ड्राइंग मशीन is used mainly for the processing of dried sea cucumber and other can be aquatic product, यानी डिफरेंट जितने भी आपके पास एक्वाटिक प्रोडक्ट हैं, फिश है, श्रिम्प हैं, सीजनड स्क्विड है, इस तरह के जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, फूड के प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप मटेरियल हैं, इनको आप इन लो टेम्परेचर रूम, आप ड्राइंग रूम इस्टेब्लिश करके भी जहाँ पर अब आप इन पैरामीटर्स को कंट्रोल पैरामीटर कर सकते हैं जिन्हें, और फिर इनकी हेल्प से जो है आप अपनी फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो ड्राइड फिश जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं? ड्राइड फिश जो है बेसिकली हाईली कंसनट्रेटेड फिश होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रिजर्व फॉर्म्स, यानी उसकी जो उसमें जो अच्छी कंटेंट्स मौजूद होंगे वो फेवरेबल होगी। As water content becomes reduced, so microbial activity cannot run at normal rate, thus reduce the spoilage of fish। क्योंकि आपने जो है वाटर कंटेंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो जब वाटर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल नहीं होगा, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकेगी, तो आपका जो स्पॉइलिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फिश है वो बहुत अच्छे अरसे तक आपके पास कैन में प्रिजर्व रहेगी। लेस एक्सपेंसिव मेथड है और सिंपल मेथड है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। Under reduced water content, enzymatic and many chemical process which are responsible for fish spoilage retarded, यानी क्योंकि बेसिकली आपने वाटर कंटेंट ही कम कर दिया तो जितने भी एंजाइम्स और केमिकल प्रोसेसेस होने थे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्पॉइलेज ऑफ फिश, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो फिश है वो प्रिजर्व रहती है। इन दिस मेथड कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो इसका एक ये भी एडवांटेज है कि आपको कोई भी एक हैवी मशीनरी या इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। ड्राइड फिश रिमेन स्टेबल एट मोस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर, के जितने भी टेम्परेचर जो है आप उसे प्रोवाइड करेंगे वो आपको इतना हैवी टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो है आपके पास ये जो ड्राइड फिश है वो इजीली जो है वो स्टोर आप उसे कर सकते हैं। यानी आपको प्रोडक्ट को बाद में जब वो कैन हो गई है उसके बाद अब आपको अपने घर में या किसी शॉप में भी प्रिजर्व रखने के लिए आपको किसी एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं रिक्वायर्ड, कि आपको घर में अगर रखना है तो आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर उससे प्रोवाइड करना है, तो वो आम टेम्परेचर जो है उस पर भी वो इजीली प्रिजर्व रह सकती है, रूम टेम्परेचर पे भी। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सन ड्राइंग के?
इसकी एफिशिएंसी जो है और उसकी जो क्वालिटी है फाइनल प्रोडक्ट की, उसमें थोड़े से कभी कभार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सन राइंग है, नेचुरल फिनोमेना है। आप इसको उसकी ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, क्योंकि सेम आपके पास टेम्परेचर नहीं होगा, सेम तपिश, उसकी हीट की कैपेसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वो डिफरेंट होती रहेगी। तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है आपका फाइनल प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। improper sun drying, dried products suffer from many disadvantages। तो जब आपके पास improper sun drying होगी तो बहुत सारी आपको जो है ऑपरेशनल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। This process is can only be carried out when bright sunlight is available। So आप इसको जब bright sunlight available है, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके पास कोई भी आप ऑपरेशनल पैरामीटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉन्ग ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, sometime under unfavorable operational parameter it takes several days to complete with affects the quality of final products। कि क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो हो सकता है कि आपको लंबे अरसे तक इंतज़ार करना पड़े फाइनल प्रोडक्ट का, कि अगर बीच में हफ्ता 2 हफ्ते धूप नहीं निकल रही, या उसकी जो इंटेंसिटी है या फ्रिक्वेंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है सन की, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट आपका जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। इन सन ड्राइंग पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन विद डस्ट, सैंड, इंसेक्ट्स, शेल्स एंड लार्वा इज हाई। क्योंकि आपने एक ओपन एयर में सरफेस पे, आपने ग्राउंड में आपने करनी है, आपने उसको स्टोर करना है, आपने उसको रखना है, सन ड्राइंग करनी है, तो कंटामिनेशन के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे। Shelf life of the final product is not too long and poor quality final product is produced in most cases। इसका मतलब ये है कि अगर आप अदर मेथड्स के साथ कंबाइन करें तो आपका जो सन ड्राइंग के थ्रू कैंड प्रोडक्ट होगा वो आप लंबे अरसे तक नहीं, यानी आप उसे अगर थ्रू अदर मेथड्स, अगर आपके पास फिश जो कैनिंग है वो 6 मंथ के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास सन ड्राइंग में आप उसे 1 मंथ के लिए उसे सिर्फ यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए आप जो है इसमें थोड़ा सा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो सकती है। अनदर मेथड इज़ कि आपको ड्राइंग के लिए आप सन ड्राइंग नहीं यूज़ करें, आप डिफरेंट ड्रायर्स यूज़ कर रहे हैं। सो ड्रायर्स आर डिवाइसेस बेसिकली जो आप फन ड्राइंग फिश ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में फिर आप इसको ड्राई करें। सन ड्राइंग में आपके पास क्योंकि ऑपरेशनल पैरामीटर्स कंट्रोल नहीं हो सकते, और इसमें जो है आप ड्रायर्स में आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। A variety of dryers are used for drying fish. For example, cabinet dryer, kiln dryer, tunnel dryer, spray dryer, solar tent dryer। तो ये different types of dryer हैं जिनके थ्रू जो है आप अपने ऑपरेशनल पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर कंट्रोल ड्राइंग का प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हैं। Preservation is essential for extra catches considering the economic and other condition। यानी बेसिकली आपको इन सब कंडीशंस को, इकोनॉमिक और अदर बेनिफिट्स को भी आपको देखना है, शेल्फ लाइफ को भी देखना है। सो ड्रायर्स फिर आप इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सन ड्राइंग के जो उसके अपने एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करते हुए या उनको नज़रअंदाज करने के लिए, उन्हें पीछे रखने के लिए आप इन ड्रायर्स को जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ताकि आपको, क्योंकि इकोनॉमिकली भी देखना है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है, अगर आप सन ड्राइंग के उसमें ही रहेंगे तो आपका तो प्रोडक्ट बहुत लंबे अरसे तक उसको टाइम लगेगा, तो वो मार्केट में आने में बहुत टाइम लगेगा। तो उसके मुकाबले में इकोनॉमिकली बेनिफिट देखने के लिए फिर आप इन ड्रायर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंडीशंस अच्छी हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो फिर सन ड्राइंग जो है, जिस तरह बांग्लादेश में भी सन ड्राइंग जो है वो बहुत फेवरेबल है। वो डिपेंड करता है हर कंट्री या हर जो भी एरिया है उसकी वेदर कंडीशंस पे और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ पे। But dry fish farmers need financial support and training on basic knowledge of scientific drying process। कि अगर आपने ड्रायर्स यूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो भी आपके पास फार्मर्स हैं या वो जो फ़िश को कैन करने का प्रोसीजर जो है वो करना चाह रहे हैं, वो उनको फिर साइंटिफिक नॉलेज जो है ड्राइंग प्रोसेस की होना ज़रूरी होगी। Another method for fish preservation is freezing
fish. This is the simplest, most convenient and most highly recommended method. इसमें जो है डिफरेंट गुड क्वालिटी फ्रोजन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कुछ चीज़ों का जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें यह है कि आपको जब आपने फ़िश को पकड़ लिया है, उसको निकाल लिया है पानी से, तो बहुत केयरफुली आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। मटेरियल को जो है आपने एयर टाइट कंटेनर में आपने रखना है जब आपने उसको पकड़ लिया, ताकि बर्न ना करे वो, और अनडिज़ायरेबल जो है कंडीशंस इस तरह की उसके साथ अटैच ना हो जाए। सो a freezer स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और लोअर। तो इसको फ्रीज करने के लिए आपको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी कम टेम्परेचर जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा फिश को फ्रीज करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। सो अगर हम ऑप्शन 1 को डिस्कस करें तो उसके पहले आपको तो फिश को जो है आपको साफ करना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो आफ्टर कैचिंग। उसके बाद आपने prepare the fish as you would for table use. Cut large fish into steaks or fillet, freeze small fish whole, यानी आपने उसको different pieces में उसको convert कर ले। Wrap the fish in heavy duty freezer bags. Separate layers of fish with 2 thickness of packaging material for easier thawing. अच्छा, उसके बाद यानी आपने अपने उसको साफ़ कर लिया, आपने उसके बाद डिफरेंट उसको कट्स में पीसेस में आप उसे डिवाइड कर लें। उसके बाद अब आपने उसे हैवी फ्रीज़र बैग में आपने स्टोर करना है, और उसको आप उसकी डिफरेंट थिकनेस की जो लेयर्स होनी चाहिए उसको स्टोर कर सकते हैं, ताकि इजीली जो है वो उसमें जो बेसिकली फ्रीजिंग का, बर्फ़ जमने का उसमें जो प्रोसेस है वो इजीली हो सके। उसको आपने टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे लो पे आप उसे उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने सारा प्रोसेस कर लिया तो उसके बाद उसको फ्रीज़ होने के लिए आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। एंड ऑप्शन 2 इज़ कि आपने फ़िश को कट किया है इन स्टेक्स और फिले, यानी इसके स्मॉल पीसीज में आपने उसे कन्वर्ट कर लिया है। स्मॉल फिश सच एज सनफिश एंड पैन फिश और स्मॉल सर्विंग फिश कैन बी फ्रोजन इन आइस, कि उसे आप फ्रीज करें आइस में। प्लेस द फिश इन अ शैलो पैन और वाटर टाइट कंटेनर। अब आप इसमें जो है कंटेनर में उसे रखने के बाद उसे आइस वाटर में कवर करें और उसके बाद आप उसे प्लेस करें फ्रीज़र में अनटिल फ्रोज़न। यानी इसमें फ़र्क ये है कि आपने इसको आइस वाटर में जो है आप उसे रख रहे हैं, और फिर उसके बाद जब उसमें ब्लॉक जो है वो बन जाएगा उसे रैप करें और स्टोर कर लें फ्रीज़र में। सो बेसिकली हमारे पास ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं फ्रीजिंग के लिए। फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्टली आप उसे पीसेस में करने के बाद आप डायरेक्टली उसे रख रहे हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है कि आप फिश को क्या कर रहे हैं कि उसको पानी में आइस वाटर में उसे रख रहे हैं, उसके बाद उसको आइस वाटर में फ़िश को रखने के बाद फिर उसको जो है आपने फ्रीज़र में रखा, और फिर आप उस ब्लॉक को हटा लें जो आइस का है, और उसके बाद रैप और स्टोर कर लें आप उसे फ़िश को फ्रीज़र में। Next procedure for preservation and canning is pickling. Pickling is an easy method of preserving fish. ये बहुत ही easy method है जिसके through आप जो है fish को preserve कर सकते हैं। Pickling fish must be stored in the refrigerator at no higher than 40 degree Fahrenheit. यानी इसका temperature जो है 40 degree Fahrenheit से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फॉर बेस्ट फ्लेवर्स मस्ट बी यूज विद इन 4 to 6 वीक्स, और यानी इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपके पास 1.5 to 2 months है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओनली अ फ्यू स्पीशीज ऑफ फिश आर प्रिजर्व कमर्शली बाय पिकलिंग, अदर देन आप उसे सिर्फ जो है होम पिकलिंग जो मेथड है उसे आप सिर्फ घर में यूज़ कर सकते हैं। सो सिर्फ कुछ टाइप ऑफ फिशेज़ हैं जिनके लिए जो कमर्शली पिकलिंग के थ्रू हो रही हैं। अदरवाइज जो है पिकलिंग का मेथड आप घर में ही अगर आपने फ़िश को स्टोर करना है तो वो आप इनके थ्रू करते हैं। रेफ्रिजरेट द फिश ड्यूरिंग द ऑल स्टेजेस ऑफ द पिकलिंग प्रोसेस, यानी आपने उसे पिकल करने के बाद उस पर जितने भी आपने स्पाइसेस हैं उनको रखने के बाद आपने उसे रेफ्रिजरेट करना है।
तो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आप यूज़ करते हैं फ़िश को पिकल करने के लिए। फ़िश आपने यूज़ करनी है हाई क्वालिटी फ्रेश फ़िश हो। उसके बाद वाटर आपने यूज़ करना है, लेकिन ये आपने ख्याल रखना है हार्ड वाटर ना हो जिसमें कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स सल्फेट्स प्रेजेंट हो। इस तरह का वाटर आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेसिकली वो उसका कलर जो है उसे भी ख़त्म करेगा और उसके फ्लेवर को भी इन्हांस नहीं करेगा, बल्कि उसका फ्लेवर भी चेंज कर देगा। उसके बाद आपको विनेगर चाहिए होगा। आप उसे डिस्टिल्ड वाइट विनेगर यूज़ करें, यानी जिसमें आपके पास उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो, और उसका जो विनेगर में जो एसिड कंटेंट है वो एटलीस्ट 5% होना चाहिए। यानी वो डिस्टिल्ड वाइट विनेगर होगा, उसका सोल्यूशन होगा विनेगर का, तो उसमें एसिड की क्वांटिटी जो है वो 5% होना लाजमी है। क्योंकि ये क्यों इतनी क्वांटिटी आपको ज़रूरी है, क्योंकि 5% जो एसिटिक एसिड है वो बेसिकली जितनी भी बैक्टीरियल ग्रोथ है, माइक्रोबियल ग्रोथ एक्टिविटी है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको सॉल्ट एंड स्पाइसेस रिक्वायर्ड होंगे कैन और पिकल करने के लिए। So it does not contain calcium और magnesium compounds which make cause of color। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप जो सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का सॉल्ट यूज़ करें जिसमें ये कंपाउंड मौजूद नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के कंपाउंड्स मौजूद होंगे तो वो कलर ऑफ करने का और फ्लेवर्स को को भी ख़राब करने का बाइस बनेगा। अच्छा, तो अब हम जो है एक जनरल सा मेथड देख लेते हैं जिसके थ्रू जो है हम फ़िश को जो है पिकल कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो है आपने अपनी फ़िश को जो है वीक ब्राइन सोल्यूशन में आपने सोख रखना है फॉर 1 आवर। वीक ब्राइन सोल्यूशन क्या है, यानी बेसिकली ब्राइन जो है आपके पास सॉल्ट का है, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन है। यानी बेसिकली आपके पास क्या है, वीक ब्राइन का क्या मतलब है कि आपने 1 गैलन ऑफ वाटर लिया और उसमें आपने 1 कप ऑफ सॉल्ट जो है मिला दिया, और इस नमक मिले पानी में जो है आपने अपनी फ़िश को सोक किया। उसके बाद आपने क्या किया, जितना भी आपका ब्राइन सोल्यूशन था आपने उसे ड्रेन कर दिया 1 घंटे बाद, और अपनी जो फ़िश है उसे हैवी ग्लास में आपने या प्लास्टिक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग ब्राइन सोल्यूशन में अब आपने 12 घंटों के लिए रेफ्रिजरेट किया। अब स्ट्रॉन्ग ब्राइन सोल्यूशन क्या, अब आप देखें कि इसमें अब आपने जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है, क्वांटिटी है, उसे इंक्रीज़ कर दिया है, और वाटर की कंसनट्रेशन इज सेम यानी 1 गैलन, और उसमें अब आपने सॉल्ट की मिकदार क्वांटिटी जो है उसे बढ़ा दिया है। तो ये अब आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्राइन सोल्यूशन है। उसके बाद आपने उसको भी, जो कोल्ड वाटर है जो आपने 12 घंटों के लिए रखा है, उसको भी आपने रिंस कर दिया है। उसके बाद अच्छा, जितना भी आपका लिक्विड था उसको आपने ड्रेन करने के बाद, उसको रिमूव करने के बाद आपने फ़िश जो है फ्लैट पैन में जो है उसे रख लें, और उसके बाद उसे कूल करें, रेफ्रिजरेट करें, ताकि उसकी स्पॉइलेज जो है रोका जा सके। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो कूल्ड फ़िश है उसे आपने पैक करना है साफ़ शीशे के जार में, और उसके अंदर जितने भी आपके स्पाइसेस हैं लाइक बे लीफ और अनियन और लेमन, उसको आपने उसके अंदर डालना है, और उसके अंदर विनेगर सोल्यूशन ऐड करना। अब जो आपके विनेगर सोल्यूशन है उसको आपने किस तरह ऐड करना है कि उसको स्ट्रेन करना है, यानी उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, उसको बॉईल करें, और उसके बाद उसको जो भी आपका, जिसमें आपने अपनी फ़िश रखी थी जिस क्लीन जार में, उसमें अब आप उस सोल्यूशन को डाल दें, और जब तक कि फ़िश जो है वो उससे फिल ना हो जाए। उसके बाद अपना जार जो है उसको सील कर दें लिड के साथ, और उसके बाद अपना जो फ़िश है वो आपकी जो पिकल फ़िश है उससे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें, और फिर उसको प्रिजर्व आप इस तरह से कर सकते हैं, और उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं अप टू 1.5 months to 2। Another method for preservation and canning of fish is smoking fish. Smoking has long been used as a means of temporarily preserving fish. इसमें भी आप जो फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं टेम्परली। द स्टेप्स इन द स्मोकिंग प्रोसेस आर नेसेसरी नॉट ओनली फॉर सेफ प्रिजर्वेशन बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस गुड फ्लेवर एंड अरोमा। सिर्फ आप स्मोकिंग इसलिए नहीं करते कि इसको कि सिर्फ आपने प्रिजर्व करना, बल्कि ये आपका जो फ्लेवर है, अरोमा है, उसको भी इन्हांस करता है फ़िश की। तो आप इस पर्पज़ के लिए भी स्मोकिंग को यूज़ करते हैं। कार्प, सकर्स, बफलो कैटफिश, सैल्मन, ट्रॉट एंड चब्स में भी सक्सेसफुली स्मोक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फिश हैं जिसके थ्रू जो है आप इन पर जो है आप ये प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिजर्वेशन एंड फॉर इन्हांसिंग फ्लेवर एंड अरोमा।
सो बेसिकली आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आप ब्राइनिंग मेथड और स्मोकिंग प्रोसीजर के थ्रू एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है जो आपके पास मिलेगा, कैन प्रोडक्ट, तो आपके पास हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। सो बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें आपके पास ब्राइनिंग और स्मोकिंग के वो डिफरेंट स्टेप्स है जो कि केयरफुली करने की ज़रूरत है। यानी इसमें ब्राइनिंग में आपको सॉल्ट की जो अमाउंट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिस तरह हमने अभी लास्ट मेथड में भी स्टडी किया है। उसके बाद सोल्यूशन, इनफ सोल्यूशन होना चाहिए उसका, यानी उसमें जो क्वांटिटी है, जो रेशो है वाटर टू सॉल्ट, वो भी अच्छी तरह मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद जो अमाउंट ऑफ फिश टू सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो भी इनफ होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पास टेम्परेचर है वो नॉट मोर देन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। उसके बाद साइज़ भी जो है वो भी इतना उसका फेवरेबल साइज़ होना चाहिए कि आपका जो ब्राइनिंग है वो इजीली हो सके, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े साइज़ होंगे तो आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो पूरी तरह जो है उनको अपना काम जो है वो नहीं कर पाएगा। उसके जो जितने भी आपके पास माइक्रोब्स हैं उनको अच्छी तरह से वो इनएक्टिवेट, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा अगर साइज़ जो है वो उसका फेवरेबल, सूटेबल नहीं होगा। उसके बाद आप स्मोकिंग करते हैं, सो बेसिकली आप उसको क्या करें, हीट ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्मोक प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू जो है वो हीटिंग उसको जाती है और आप उसको स्मोकिंग चैम्बर में आप उसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद आप ये जो आपने फ्रेशली जिसकी फ़िश को पकड़ा है उस पर भी आप स्मोकिंग कर सकते हैं। और ड्रेस्ड फिश हो, यानी कि उसका हेड एंड टेल, ड्रेस्ड फिश से क्या मुराद है कि उसकी हेड एंड टेल जो है वो रिमूव की गई हो और उसकी जो लेकिन जो बोन एंड स्किन है वो रिटेन होंगी, तो होल फिले बने हुए हों, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिश को जो है आपने वॉश करके उसको फ्रेशली कॉट फिश हो या ड्रेस फिश हो या फिले यानी उसके पीसेस किए गए हों, तो आप इस तरह की फ़िश जो है उसको स्मोकिंग के प्रोसेस के में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने बेसिकली न्यू एक टेक्निक ऑपरेशन को स्टडी किया जो है कि है कैनिंग ऑफ फूड, जिसमें हमने स्पेसिफिकली जो है फ़िश कैनिंग को स्टडी किया है। डिफरेंट इसके मेथड्स हमने पढ़े हैं, स्मोकिंग है, पिकल है, फ्रीजिंग है, ड्राइंग है। सो इसके थ्रू हम उसको स्टडी कर सकते हैं। सो इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसे ऑनलाइन जो हमारा मीट सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।